Good morning to all. In the last topic, we have studied about the temperature dependence of resistivity, and we have done some numericals related to it. Now we will discuss about the combination of resistance. We can connect the resistance in two ways, that is series and parallel combination, that you also read in the 10th class also. तो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. तो फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर हम रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट करें, कि मान लो मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, फर्स्ट एंड आ गया और ये इसका लास्ट एंड आ गया. अगर इसका जो लास्ट एंड है मैं दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड के साथ कनेक्ट कर देता हूं, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. और इसी तरह से दूसरी रेजिस्टेंस का जो लास्ट एंड है वो मैं तीसरी रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड के साथ कनेक्ट कर देता हूं. तो इस तरह से एंड टू एंड कॉम्बिनेशन जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन की एक खास बात होती है कि इसमें करंट की जो वैल्यू है हर एक रेजिस्टेंस के लिए सेम होती है. देखो, क्योंकि करंट के लिए कोई दूसरा पाथ फ्लो करने के लिए नहीं है, हमने सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट करा है, तो करंट के पास सिंपल एक ही पाथ है फ्लो करने के लिए. तो वो सिंपल एक ही पाथ में फ्लो करेगी, चाहे वो जो मर्जी रेजिस्टेंस है, कितनी मर्जी रेजिस्टेंस है, सबके लिए करंट की वैल्यू सेम रहेगी. तो अगर हम इसको पिक्चरली ड्रॉ करें या सीरीज कॉम्बिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इफ number of resistances are connected end to end in such a way that same current flow through ईच रेजिस्टेंस. कि अगर हम बहुत सारी रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं और सभी में से सेम करंट जो है वो फ्लो करे, उस कनेक्शन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे. अगर हम इसको पिक्चरली बनाना चाहते हैं तो वी कैन ड्रॉ इट पिक्चरली एज कि फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज सेकेंड रेजिस्टेंस, दिस इज थर्ड रेजिस्टेंस. मान लो ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है और ये R3 से हमने इसको डिनोट कर दिया. तो R1 जो है इसका जो फर्स्ट एंड है दैट इज डिनोटेड बाय A. R1 का फर्स्ट एंड ये आ गया और R1 का जो लास्ट एंड है वो हमने R2 के फर्स्ट एंड के साथ कनेक्ट कर दिया और R2 का जो लास्ट एंड है वो हमने R3 के फर्स्ट एंड के साथ कनेक्ट कर दिया. मान लो इन सभी रेजिस्टेंसेस को हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं. से दिस इज द V वोल्ट बैटरी. अब इस केस में हमें पता है कि जो करंट है दैट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. तो यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा. अब देखो A से लेकर मान लो D तक करंट फ्लो करेगा. उसको फ्लो करने के लिए सिंपल एक पाथ है, तो करंट सेम ही सभी रेजिस्टेंसेस में से क्रॉस करेगा. तो करंट की जो वैल्यू है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी कि अगर I करंट चल रहा है तो I ही करंट नेगेटिव टर्मिनल तक आएगा. अब वोल्टेज के केस में हम ये चीज नहीं कह सकते क्योंकि पावर जो है दैट विल रिमेन सेम. तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ V एंड I. तो I हमारा यहां पर चेंज नहीं हो रहा है, तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें वोल्टेज को वेरी करवाना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली हम यहां पर यह कह देंगे कि जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसकी उतनी ही यहां पर वोल्टेज आएगी. कि मान लो R1 की जो वोल्टेज है
that is denoted by V1. मान लो R2 जो है इसकी जो वोल्टेज है इसको हमने डिनोट कर दिया V2, यानी कि यहां पर पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है दैट विल बी V2, और यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है दैट विल बी V3. तो अब हमारे पास तीन वोल्टेजेस यहां पर आ गई. इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो V1 है, इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो V2 है, और इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो V3 है. तो जो इन सब का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल वोल्टेज. दैट इज V must be equal to sum of V1 plus V2 plus V3. तो अब यहां से हम रेजिस्टेंसेस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR. दैट इज I हर एक रेजिस्टेंस के लिए सेम रह रहा है, तो I सेम रहेगा. R S यहां पर मैं लिख देता हूं टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू V1 की जगह हम I इंटू में R1 लिख देंगे. I R1 प्लस I R2 प्लस I R3. तो I से I कट ऑफ हो गया, तो हमारे पास यहां पर जो कॉम्बिनेशन है दैट विल बी RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आ गया. तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में जो हमारा नेट रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, यानी कि RS की जो वैल्यू है वो R1, R2 या R3 इन तीनों की जो इंडिविजुअल वैल्यू होगी उससे ज्यादा होगी. दैट इज द वैल्यू ऑफ RS इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस. सिंपली हम यहां पर यह कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम बहुत सारी रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन हमें ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. नाउ वी कैन कैलकुलेट द नेट पावर या इफेक्टिव पावर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन. तो पावर कंजप्शन बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन वी कैन कैलकुलेट इन द वे कि मान लो हमारे पास तीन इलेक्ट्रिक बल्ब हैं और हमने उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करा है. मान लो तीन इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, एक 60 वाट का है और एक 20 वाट का है और एक मान लो 10 वाट का है, और हमने इन तीनों को सीरीज में कंबाइन करा है. और ये तीनों बल्ब जो हैं हमने इस तरह से मैन्युफैक्चर करे हैं कि उनके लिए जो पोटेंशियल है यानी कि जो वोल्टेज है वो तीनों के लिए सेम रहेगी. मान लो हर एक जो बल्ब है वो मान लिया 60 वोल्ट पर या 10 वोल्ट पर किसी भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर वो ऑपरेट होगा, तो तीनों के लिए वोल्टेज की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी. तो मान लो हमने तीन इलेक्ट्रिक बल्ब कंसीडर कर लिए. फर्स्ट की पावर P1 हमने कंसीडर कर ली और इसकी जो रेजिस्टेंस है या इसके जो पोटेंशियल है वो हमने V कंसीडर कर लिया. दूसरा बल्ब जो है इसकी पावर हमने कंसीडर कर ली P2 और इसकी भी वोल्टेज हमने ये भी V वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होगा. और जो थर्ड इलेक्ट्रिक बल्ब है इसकी पावर भी हमने कंसीडर कर ली P3 और ये भी V वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होगा. और इसको हमने एक सोर्स ऑफ वोल्टेज यानी कि किसी एक बैटरी के साथ या किसी एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया सो दैट सेम करंट विल फ्लो थ्रू द कॉम्बिनेशन. क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सभी इलेक्ट्रिक बल्ब में
सेम करंट जो है वो फ्लो करेगी। अब यहां से मैं इन तीनों बल्ब की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूं। हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है वी आई के, और पर मुझे यहां पर रेजिस्टेंस की फॉर्म में लाना है और मेरे पास जो वोल्टेज है वो गिवन है, तो हम इसको I को कन्वर्ट कर देंगे V और R की फॉर्म में। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पावर इज इक्वल टू V और I को हम लिख सकते हैं V अपॉन में R। तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। तो P1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी V स्क्वायर अपॉन में R1, और R1 की जो वैल्यू है दैट इज V स्क्वायर अपॉन में P1 के। तो R1 जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जो पहले बल्ब की जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी V स्क्वायर अपॉन में P1। उसी तरह से सेकंड बल्ब की रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में P2, और थर्ड बल्ब की जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी V स्क्वायर अपॉन में P3। अब तीनों बल्ब को हमने क्या करा है, यहां पर सीरीज में कंबाइन करा है, तो हम सीरीज कंबिनेशन का यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे कि RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज कंबिनेशन के लिए नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो नेट जो पावर आएगी दैट इज V स्क्वायर अपॉन में RS के बराबर आएगी। तो V स्क्वायर अपॉन में RS इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R1 प्लस V स्क्वायर अपॉन में R2 प्लस V स्क्वायर अपॉन में R3। हमने सिंपली क्या करा, R1 की जगह R1 को हमने V और पावर की फॉर्म में लिख दिया, उसी तरह से R2 को भी V और यहां पर P आ जाएगा PS, पावर की फॉर्म में लिख दिया P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3 के बराबर आ जाएगा। तो हमने सिंपली रेजिस्टेंस को वोल्टेज और पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको आगे जब सॉल्व करोगे तो पोटेंशियल से पोटेंशियल कट ऑफ हो गया, तो हमारे पास यहां पर सिंपली क्या आ गया कि 1 अपॉन में पावर कंबिनेशन ऑफ सीरीज इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। तो जो नेट पावर है दैट इज द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑल पावर, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑल पावर्स। अब यहां पर हमें यह कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर के। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में यह बन सकता है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, एक की पावर कम है, मान लो 20 वाट है, और दूसरे की जो पावर है वो 40 वाट है, तो कौन सा बल्ब जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा। अब यहां पर आप चेक करो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर के, यानी कि जिस भी बल्ब की रेजिस्टेंस या जिस भी बल्ब की जो पावर है वो ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो यहां पर जो हमने 20 वाट का जो बल्ब लिया है उसकी जो पावर है दैट विल बी लेस, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि बल्ब विद लेस पावर हैव मोर रेजिस्टेंस। तो अगर ज्यादा रेजिस्टेंस हुई तो वो ज्यादा ब्राइटनेस को शो करेगा, क्योंकि उसका टंगस्टन जो है उतने ही अमाउंट में गर्म होगा और उतनी ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो उस केस में जो पावर है सो द बल्ब विद लेस पावर ग्लो ब्राइटर। जिसकी पावर कम होगी वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, बट
अगर हम उसकी वोल्टेज लिमिट से ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं या उसकी जो पावर कंजम्पशन है उससे ज्यादा हम करंट को इंक्रीज कर देते हैं, तो जो लो पावर वाला बल्ब होगा वो सबसे पहले फ्यूज होगा। सिंपली एक बार आप इस बात को फिर ध्यान से सुन लो कि जिस बल्ब की रेजिस्टेंस या जिस बल्ब की जो पावर है वो कम होगी, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। और अगर हम सेफ्टी मेजर से ज्यादा करंट को एक्सीड करवा देते हैं करंट को, तो वो जो कम पावर वाला बल्ब है वो सबसे पहले फ्यूज होगा। अब जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टेंसेस का, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फर्स्ट एंड है हर रेजिस्टेंस का वो आपस में कनेक्ट होगा और जो लास्ट एंड है वो आपस में कनेक्ट होगा। देखो जैसे ये हमारे पास मान लो 3 रेजिस्टेंसेस, हम इनको इस तरह से सपोज कर लेते हैं। तो अगर इन तीनों का जो फर्स्ट एंड है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और जो लास्ट एंड है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, तो उस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मान लो कि दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 एंड इसको हमने एक पॉइंट के साथ, इसका जो फर्स्ट एंड है इसको एक कॉमन पॉइंट के साथ A, जिसको हमने डिनोट कर दिया, उससे कनेक्ट कर दिया, और जो लास्ट एंड है उसको एक दूसरे कॉमन पॉइंट दैट इज B, उसके साथ कनेक्ट कर दिया। मान लो एक और रेजिस्टेंस हम यहां पर कंसीडर करते हैं R2। इस रेजिस्टेंस का भी फर्स्ट एंड जो है वो एक कॉमन पॉइंट A के साथ कनेक्ट कर दिया और जो लास्ट एंड है दैट इज आल्सो कनेक्टेड टू द पॉइंट B। और तीसरा एक और रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लो जिसकी रेजिस्टेंस को हम डिनोट कर देते हैं R3 के साथ। तो इसका भी फर्स्ट एंड हमने A के साथ कनेक्ट कर दिया, लास्ट एंड हमने B के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इस पूरे अरेंजमेंट को हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। मान लो दिस इज द सोर्स ऑफ EMF और वोल्टेज। अब जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, मान लो यहां से I करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है दैट विल बी डिवाइडेड, कि जिस रेजिस्टेंस की जितनी कैपेबिलिटी है करंट को गेन करने की वो उतनी ही करंट सर्किट से लेगा, बाकी करंट को वो दूसरे रेजिस्टेंस के लिए छोड़ देगा। तो मान लो यहां जैसे ही करंट I A पॉइंट पर पहुंचता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस में से मान लो I1 करंट फ्लो कर गया, सेकंड रेजिस्टेंस में से I2 करंट और थर्ड रेजिस्टेंस में से I3 करंट फ्लो करता है। और ये जो करंट है आपस में ज्वाइन होके B पॉइंट पे जो नेट करंट आएगा दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। और अगेन हमारे पास I करंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के लिए अलग होता है, बट पैरेलल में दोनों के लिए सभी रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज कि मान लो हमारे पास 2 कॉमन पॉइंट हैं A और B। मान लो इस पॉइंट की जो वोल्टेज है वो VA है और इस पॉइंट की जो वोल्टेज है उसको हमने डिनोट कर दिया VB के साथ। तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज VAB, दैट इज वी कैन राइट इट एज VA माइनस VB, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास VAB, हमने इसको डिनोट कर दिया या इसको हम सिंपली V लिख देते हैं। तो अब जो पहली रेजिस्टेंस है उसके लिए जो पहला एंड है उसका पोटेंशियल भी VA है
दूसरी रेजिस्टेंस के लिए भी पोटेंशियल VA है, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, सेम एंड के साथ कनेक्ट हैं, तो तीसरे के लिए जो फर्स्ट एंड है उसका पोटेंशियल भी VA है, क्योंकि तीनों की तीनों रेजिस्टेंसेस फर्स्ट एंड के साथ कनेक्ट है। उसी तरह से इसका जो लास्ट एंड है उसका जो पोटेंशियल आएगा वो VB आएगा, इसके लिए भी लास्ट एंड पे पोटेंशियल VB आएगा और इसके लिए भी पोटेंशियल VB ही आएगा। तो तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज VAB, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए सेम है। अगर इजीएस्ट वर्ड में हमने इस बात को कहना है तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों रेजिस्टेंसेस के लिए एक ही कॉमन पॉइंट है, दैट इज A एंड B। तो अगर एक ही कॉमन पॉइंट है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज VA माइनस VB। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर हम ओम्स लॉ लगाने के लिए सबसे पहले स्टार्टअप करेंगे कि करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है दैट इज द सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम्स लॉ लगा दो, इसको करंट को हमने रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R, दैट इज V अपॉन में R पैरेलल यहां पर नेट रेजिस्टेंस है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इज इक्वल टू I1 के लिए V सबके लिए सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो V अपॉन में फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू दैट इज R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। अब यहां पर V से V कैंसल आउट हो गए। अब हमारे पास यहां पर रह गया 1 अपॉन में R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू आ गई। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल वैल्यू से कम होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो नेट जो वैल्यू होगी R1 की वो RP जो है उससे छोटा रहेगा। तो हम यहां पर ये लिख देंगे कि नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, कि जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की वो कम हो जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम होती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इन। अब हम नेक्स्ट करेंगे पावर कंजप्शन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मान लो कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जिनको हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है। मान लो फर्स्ट बल्ब की जो पावर है दैट इज डिनोटेड बाय P1, इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया एक दूसरे बल्ब के साथ जिसकी पावर हमने कंसीडर कर ली P2, और तीसरे को हमने कनेक्ट कर दिया P3 पावर के बल्ब को पैरेलल कॉम्बिनेशन में विद अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ EMF और पोटेंशियल। अब हमने यहां पर हर एक बल्ब की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है कि R इज इक्वल टू, या सबसे पहले पावर का फार्मूला लगा दो, पावर इज इक्वल टू VI, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। पर हमें अल्टीमेटली यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है और इसको हमने रेजिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो I की जगह हम क्या कर देंगे V अपॉन में R, दैट इज V स्क्वायर अपॉन में R। तो R की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में P के। ये वैल्यू हमने पहले भी कैलकुलेट करी थी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। अब इसकी रेजिस्टेंस हमने मान ली R1, इसकी रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R2 और थर्ड की रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R3। तो R1 की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी दैट इज
R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल कांस्टेंट, तो वी स्क्वायर अपॉन में P1। दूसरे की रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में P2 और R3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में P3 के बराबर। अब इन तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में हमने कनेक्ट करना है, तो पैरेलल का जो फॉर्मूला है 1 अपॉन में R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर। R1 की वैल्यू पुटअप कर लो, यहां पर R1 की जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन P1, तो P1 हमारा ऊपर चला जाएगा, P1 अपॉन में वी स्क्वायर प्लस P2 अपॉन में v का स्क्वायर प्लस P3 अपॉन में v का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू P पैरेलल, दैट इज, मान लो इसको मैं डिनोट कर देता हूं P डैश के साथ, दैट इज पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अपॉन में v का स्क्वायर। तो यहां पर v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसल आउट, तो हमारे पास रह गया नेट पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर। दिस इज द नेट पावर इन पावर कॉम्बिनेशन। नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ओम्स लॉ। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज कैलकुलेट द करंट मेजर्ड बाय द एमीटर। यहां पर एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हमारे पास दे रखा है, जो आउटर रेजिस्टेंसेस हैं दैट आर ऑफ 5 ओम्स और जो अंदर वाली रेजिस्टेंसेस हैं दे आर ऑफ 10 ओम्स। तो हमें बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की इनको हमने सीरीज और पैरेलल में कन्वर्ट करवाकर हमें नेट रेजिस्टेंस यहां पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो करंट मेजर करेगा एमीटर वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन में R के होता है। तो यहां पर V हमारे पास 10 वोल्ट है और R हमें यहां पर नेट निकालनी पड़ेगी सीरीज और पैरेलल के लिए। तो सबसे पहले इस सर्किट को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करेंगे कि हमें एक तरह से पता लग जाए कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो मान लो जो आउटर रेजिस्टेंस हैं इनको हम मान लेते हैं R1 और R2, A, B, C, D एंड O, ये हमने कुछ एक पॉइंट मान लिए। अब जो अंदर वाले रेजिस्टेंस हैं इसको हमने मान लिया R3, इसको हम मान लेते हैं R4, इसे हम मान लेते हैं R5 और इस रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं R6। अब अगर हम इस सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से देखें और अगर हम इस लाइन को देखते हैं दैट इज DOA, इस लाइन को देखो DOA, दैट इज DOA, तो ये जो R3 और R4 हैं इनका जो फर्स्ट टर्मिनल है वो आपस में कनेक्टेड है और जो लास्ट टर्मिनल है वो आपस में कनेक्टेड है। तो इसका मतलब यह है कि R3 और R4 जो हैं वो पैरेलल में हैं। बाहर वाले सर्किट को तो 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि R1 और R2 हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, हमने सबसे पहले अंदर वाले सर्किट को सॉल्व करना है। तो R3 और R4 तो हमें यहां से पता लग गया कि दीज आर इन पैरेलल, तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज R3 एंड दिस इज R4। अब उसी तरह से आप लाइन चेक करो BOC को, ये BOC लाइन है। तो यहां पर जो लाइन BOC है, देखो जो R5 और R6 जो है इनका फर्स्ट टर्मिनल आपस में कनेक्ट है और जो लास्ट टर्मिनल है वो आपस में कनेक्ट है। तो ये R5 और R6 भी पैरेलल में हुए। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में ड्रॉ कर देते हैं, R5 और R6, दीज आर इन पैरेलल। अब इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब ये दोनों रेजिस्टेंस ये पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है।
अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करके एक रेजिस्टेंस बनाते हैं और इनको हम ज्वाइन करके एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, मान लो कि एक रेजिस्टेंस ये बन गया, एक रेजिस्टेंस आगे की तरफ बन गया, तो ये हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं, एंड टू एंड कनेक्ट हैं। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे कि दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर। अब आउटर सरफेस पे आ जाओ। जो आउटर रेजिस्टेंस है वो हम एज इट इज ही लिख देंगे। ये हम इसको आउटर को इस तरह से लिख देते हैं और ये हमारे पास आ गया R1 और ये हमारे पास आ गया R2 और इनको हमने कनेक्ट करा हुआ है एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ, दैट इज ऑफ 10 वोल्ट। अब R3 और R4 को हम सॉल्व करते हैं तो दीज आर इन पैरेलल, तो 1/R3/4 यानी कि कंबिनेशन नेट रेजिस्टेंस ऑफ 3 and 4 resistance is denoted by R34, that is equal to R3 की वैल्यू 10 ओम, R4 की वैल्यू 10 ओम, तो 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10 और R34 की जो वैल्यू है दैट विल बिकम 5 ओम। 1/5, तो अगर हम इसको रैशनलाइजेशन करके ऊपर कर देते हैं तो हमारे पास जो है R34 की जो वैल्यू है दैट विल बी 5 ओम। उसी तरह से R56 की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 5 ओम आएगी। R56 भी 5 ओम आ गया। अब जो सर्किट हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, दैट इज R1 R34 और R56 then R2 और it is connected with a external battery of 10 volt। अब R34 और R56 जो हैं वो आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं, तो अगेन 5 + 5 दैट इज 6, तो सीरीज कंबिनेशन को हम डिनोट कर देंगे RS के साथ और RS की जो वैल्यू है दैट इज 5 + 5 दैट इज 10 ओम के। तो ये जो लाइन है इसका जो रेजिस्टेंस बन गया वो हमारे पास 10 ओम का बन गया। अब इसको हम सर्किट डायग्राम हमारे पास क्या बनेगी, R1 दैट इज RS जो मिडल लाइन है और जो लास्ट लाइन है दैट इज R2 और इसको हमने कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। अब ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो पैरेलल में आ गया तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 दैट इज 1/5 प्लस 1/RS दैट इज 1/10 प्लस 1/5। R2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो एलसीएम हमारे पास 10 आ गया, तो 5 2 = 10 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 5/10 और R पैरेलल की जो वैल्यू है दैट विल बी 2 ओम, यानी कि इस पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस आएगी वो 2 ओम होगी। अब करंट की वैल्यू हमने मेजर करनी है। अब यहां पर हमारे पास एमीटर आ गया, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है टोटल जो सर्किट को सॉल्व करके रेजिस्टेंस निकला वो 2 ओम का निकला और उसके साथ हमने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया और इसको हमने कनेक्ट करा है 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो सिंपली अब हम यहां से करंट को मेजर कर सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाय में R।
तो ये हमारे पास बन गया 10 अपॉन में 2, दैट इज 5 एम्पियर। तो जो एमीटर है दैट विल मेजर द करंट ऑफ 5 एम्पियर। Our next question is find the potential difference across the capacitor। कि इस सर्किट के अंदर हमारे पास एक कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है, और एक 15 वोल्ट की बैटरी है, और करंट की जो डायरेक्शन है आई करंट यहां से फ्लो कर रहा है, ऊपर वाली ब्रांच में I1 करंट जा रहा है और नीचे वाली ब्रांच में I माइनस I1 करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो आपने कैलकुलेट करना है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। क्योंकि अब ये मिक्स ग्रुपिंग है, सीरीज और पैरेलल दोनों हैं इसमें, तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ जाएगा सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है उनकी नेट वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट आफ्टर वी हैव टू कैलकुलेट I1, फिर उसके बाद हम यहां पर कैपेसिटेंस को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी नेमिंग कर देंगे सर्किट की, दैट इज A, B, C, D, E एंड F। ये हमने इस सर्किट की नेमिंग कर दी। अब यहां से करंट I1 जा रहा है, तो अब यहां पर जो करंट है यहां भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, तो जब कैपेसिटर की तरफ भी करंट फ्लो करेगा। अब जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद वो करंट गेन करना यानी कि चार्ज गेन करना बंद कर देगा, क्योंकि कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटी है चार्जिंग होने की वो पूरी होगी, तो एक्चुअल में फिर उसमें से कोई भी चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करेगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब स्टेडी करंट फ्लो हो गया यानी कि सर्किट के अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, तो उस टाइम कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज होगा, तो यानी कि वो अब सर्किट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब जब सर्किट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इस लाइन के अंदर दैट इज CEF लाइन के अंदर जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगी, यानी कि दिस रेजिस्टेंस इज यूजलेस। यहां पर ये सर्किट में ये जो करंट है हमारे लिए यहां पर यूजलेस है, क्योंकि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो अब यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो अब इस सर्किट को हम अगर थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, ये रेजिस्टेंस हट गई। अब हमारे पास सिंपली सर्किट ये रह गया। अब 2 मिनट के लिए आप इस इजीनेस के लिए हम इस कैपेसिटर को भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं कि ये कैपेसिटर भी हमारे पास है, तभी तो हम आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब इस लाइन में कोई करंट नहीं गया आगे, चलो इसको थोड़ा सा मैं डॉटेड में रिप्रेजेंट कर देता हूं कि आगे कैपेसिटर की तरफ कोई करंट नहीं गया, तो ये I1 जो करंट है वो दोबारा से C से D की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, और D पॉइंट पे I माइनस I1 और I1 करंट आपस में ज्वाइन होंगे, यानी कि ये करंट और ये करंट जो हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे I माइनस I1 प्लस I1, यानी कि ऊपर से जो करंट आ रहा है वो I1 है, यहां से जो करंट जा रहा है वो I माइनस I1 है, तो ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा I करंट। तो यहां से इस रेजिस्टेंस के अंदर I करंट जो है वो फ्लो करेगा और यहां से वो होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाएगा। अब हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है, नेट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप चेक करो कि जो करंट I1 है वो कहां कहां फ्लो कर रहा है। एक तो लाइन A B, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसको छोड़ दो। B से C तक भी I1 करंट ही तो जा रहा है, B से C तक I1 करंट मूव कर रहा है और C से D तक भी I1 करंट ही मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि BC और CD जो रेजिस्टेंस हैं
वो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट हैं, क्योंकि सीरीज की जो कंडीशन क्या है, सीरीज की कंडीशन यही होती है कि जो करंट है वो सेम होना चाहिए। तो इस रेजिस्टेंस को आप चेक करो और इस रेजिस्टेंस को आप चेक करो, तो दीज आर इन सीरीज। तो आर एस की जो वैल्यू आएगी इसको हम डिनोट कर देंगे R1 के साथ, इसको डिनोट कर दो R2, R3 और इसको डिनोट कर दो R4। तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि सीरीज कंबिनेशन आ गया हमारे पास। सीरीज के लिए 3 प्लस 3 दैट इज 6 ओम, यानी कि अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में ज्वाइन होकर 6 ओम की बन गई। अब हमारे पास सर्किट किस तरह सा बनेगा, ये हमारे पास 3 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी 3 ओम की रेजिस्टेंस है। देन आफ्टर ये और ये रेजिस्टेंस कंबाइन होके मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं, तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास बन गई 6 ओम की, और 6 ओम यहां पे हमारे पास पॉइंट आ गया C B A, और C से D तक हमने कुछ भी नहीं बनाना है क्योंकि इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। तो C से D तक, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया 15 वोल्ट की बैटरी के साथ, और ये हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह का आ गया। अब यहां पर A पॉइंट पर करंट हमारे पास मूव कर रही है I माइनस I1, और यहां पे जो करंट मूव कर रही है दैट विल बी I1। अब आप इस रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया है R3, और इसको हमने नाम दिया है R4, और इसको हमने नाम दे दिया RS। RS जो है दैट इज द सीरीज कंबिनेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस, 3 और 1 और 2 का जो सम है दैट इज रिप्रेजेंट बाय RS। अब RS और R3 को अगर आप चेक करोगे तो इनका जो पहला एंड है वो आपस में कनेक्ट है, लास्ट एंड जो है वो आपस में कनेक्ट है। तो ये रेजिस्टेंस R3 और RS जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो वी कैन राइट RS एंड R3 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में है तो वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन में R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन RS प्लस 1 अपॉन में R3 के। RS की वैल्यू 6 ओम, तो 1 अपॉन 6 प्लस R3 की वैल्यू 3 ओम, 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में R पैरेलल। तो दैट इज एलसीएम हमारे पास 6 आ गया। तो 1 प्लस 2 दैट इज 3 बाय में 6 और 1 अपॉन में 2 के। तो R पैरेलल की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 2 ओम की। यानी कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जब आप ज्वाइन करोगे तो नेट रेजिस्टेंस इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू से कम आनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या बताया है कि जब नेट आप वैल्यू निकालते हो वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। तो यहां पर नेट वैल्यू देखो, R3 की वैल्यू 3 ओम है, RS की वैल्यू 6 ओम है, और जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो इनकी इंडिविजुअल वैल्यू से कम आ रहा है। अब उसके बाद हमारे पास सर्किट क्या बच गया, R पैरेलल, ऊपर वाली लाइन कट ऑफ कर दी हमने, BC वाली लाइन को कट ऑफ कर दो। ये अब हमारे पास बच गया R पैरेलल और R4 आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो गए, और ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। अब R पैरेलल की जो वैल्यू हमने कनेक्ट करी है या जो कैलकुलेट करी है दैट इज 2 ओम, और R4 की जो वैल्यू है वो 3 ओम। तो अब हमारे पास R दैट इज 5 ओम के बराबर आ गया। ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में होगी। अब ये जो बैटरी है दैट इज ऑफ 15 वोल्ट। तो अब यहां से हम नेट करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो I इज इक्वल टू V अपॉन में R, यानी कि नेट करंट की जो वैल्यू आएगी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज जो है वो 15 वोल्ट की है, डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है। तो हमारे पास जो करंट आएगा दैट विल बी 3 एंपियर, यानी कि यहां से जो करंट जा रहा है वो 3 एंपियर का मूव कर रहा है। अब उसके बाद हमें I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब I1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें लाइन लेनी पड़ेगी BCD वाली। यहीं से तो हम I1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है R पैरेलल और R4 के बीच में, कि इनके पास कितनी कितनी पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस RP, पोटेंशियल अक्रॉस R पैरेलल, दैट इज V इज इक्वल टू IR। क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा। तो I की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 3, और इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2, 3 इंटू 2 दैट इज 6 वोल्ट। तो यहां पर V1 की जो वैल्यू है वो 6 वोल्ट आ गई। अब 15 में से 6 को लेस कर दो, वो रिमेनिंग अगले की वोल्टेज आएगी। R4 की जो वोल्टेज होगी 15 माइनस 6 हो जाएगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उस तरह से आपने कैलकुलेट नहीं करना है तो यहां पर भी सिंपली आप वैल्यू लगा दो। फॉर R4 V2 इज इक्वल टू IR। I की वैल्यू 3 एंपियर, 3 इंटू 3 दैट इज 9 वोल्ट। दोनों मेथड से आपकी क्रॉस चेक हो गया। अगर मैं V1 और V2 को ऐड करता हूं तो मेरे पास 15 वोल्ट की टोटल वोल्टेज आ गई। तो अब हमें यहां पर यह पता लग गया कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 9 वोल्ट है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज 6 वोल्ट। अब आप थोड़ा सा रिवर्स आ जाओ। अब यहां पे आप देखो R4 के क्रॉस तो वोल्टेज आ गई 9 वोल्ट की, और R पैरेलल जो है दैट इज द कंबिनेशन ऑफ RS एंड R3, और RS और R3 जो हैं आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इसका मतलब जितनी यहां पर हमारी वोल्टेज होगी उतनी ही वोल्टेज R3 की भी होगी, इतनी ही वोल्टेज RS की भी होगी। ये पॉइंट आप फिर ध्यान से सुन लो, क्योंकि देखो R पैरेलल की जो वोल्टेज है दैट इज 6 वोल्ट, ये हमारे पास 6 वोल्ट है, और R पैरेलल जो है किस चीज को मिलकर बना है, ये RS और R3 को मिला के हमने R पैरेलल बनाया है। तो इसका मतलब RS और R3 आपस में पैरेलल में कनेक्ट हुए, और R पैरेलल की जो वोल्टेज है दैट इज 6 वोल्ट। तो यहां पर R3 की जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट आ गई, और RS की जो वोल्टेज है वो भी 6 वोल्ट हमने कैलकुलेट कर दी। अब थोड़ा सा हमारे लिए काम आसान हो गया कि यहां पर हमें वोल्टेजेस का पता लग गया। अब I की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट करनी है। I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1। I1 देखो यही तो हमने लेना है, लाइन BCD में वहीं तो करंट I1 फ्लो कर रही है, और I1 BC में और C से D तक करंट फ्लो कर रही है I1। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि यहां पर करंट I1 आ गई। तो इसके क्रॉस हम ओम्स लॉ लगाएंगे, अप्लाई ओम्स लॉ एट लाइन BC, एट BC। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R, I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1। तो R हमारे पास यहां पर 6 ओम है और वोल्टेज हमारे पास 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट अपॉन में 6 ओम
दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो I1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 एम्पियर आ गई। अब इस सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कि दो प्लेट देखो किन किन पॉइंट्स के साथ जुड़ी हुई है। एक तो C पॉइंट के साथ कनेक्ट है और एक F पॉइंट के साथ कनेक्ट है। तो सबसे पहले मुझे VC का पोटेंशियल और VF का पोटेंशियल हमने यहां पर कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये दोनों एंड हैं। फर्स्ट एंड VC के साथ और लास्ट एंड F पॉइंट के साथ कनेक्ट है। तो हमें अगर पोटेंशियल निकालना है इस कैपेसिटर का, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CF निकालना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू, कैपेसिटर की पहली प्लेट C पॉइंट के साथ कनेक्ट है, दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस C एंड पोटेंशियल अक्रॉस F। यहां पर हम सिंपली लिख देंगे पोटेंशियल अक्रॉस C एंड F। तो अब मुझे C और F क्रॉस पोटेंशियल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब ये और ये आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं। अब आपने ये लाइन देखनी है, तो इस लाइन का पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस CD और पोटेंशियल अक्रॉस DF, वो हमारे पास नेट पोटेंशियल यहां पे बनेगा। तो हम यहां पर लिख देंगे पोटेंशियल अक्रॉस CD प्लस पोटेंशियल अक्रॉस DF, CD के अक्रॉस पोटेंशियल और DF के अक्रॉस पोटेंशियल। तो अब CD के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल निकालें तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 की वैल्यू हमें पता है और R2 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल को कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो R2, तो हमें यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, VCD इज इक्वल टू I1 इंटू में R2 के, ओम्स लॉ लगा दिया। तो I1 इंटू में R2, तो I1 की वैल्यू 1 ओम है और R2 की वैल्यू हमारे पास 3 ओम, I1 की वैल्यू 1 एम्पियर और R2 की जो वैल्यू है दैट इज 3 ओम है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 वोल्ट। तो CD की जो वोल्टेज है दैट इज 3 वोल्ट। अब DF की वोल्टेज हमने कैलकुलेट करनी है, तो DF की आई थिंक हमने कैलकुलेट कर ही रखी है, दैट इज 9 वोल्ट। पोटेंशियल अक्रॉस DF इज इक्वल टू 9 वोल्ट, यहां पर हमने कैलकुलेट करके निकाली हुई है। अब इन दोनों वोल्टेजेस को ऐड कर दो। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 3 दैट इज 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज 12 वोल्ट। Our next question is, in the given circuit, we have the value of R1 is equal to 4 ohm, R2 and R3 is equal to 15 ohm and R4 is equal to 30 ohm and the EMF is equal to 10 volt. Calculate the net resistance and current through each resistor. कि आपके पास ये given circuit है, तो आपने यहां पर net value of resistance I1, I2 और I3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो दिस इज द गिवन सर्किट जो हमने यहां पर ब्लू कलर से यहां पे ड्रॉ करा हुआ है। अब अपनी इजीनेस को देखते हुए कि मुझे इस तरह से सर्किट को मैनिपुलेट करना है कि मुझे सीरीज और पैरेलल के लिए थोड़ी देखने के लिए उनको इजीनेस हो जाए, तो मैंने क्या किया, इस सर्किट को रोटेट करवा दिया इस तरफ, इस सर्किट को इस तरह से
रोटेट करवा दिया और ये हमारे पास रोटेट करने के बाद सर्किट बन गया। अब यहां से मुझे पता आसानी से लग सकता है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो सबसे पहले यहां पर देखो जो करंट जारी है बैटरी से, दैट विल बी I1। बैटरी से जो करंट मूव आउट कर रही है वो I1 करंट मूव आउट कर रही है, और ये करंट जो है यहां पर R1 के थ्रू भी I1 करंट जा रही है। आफ्टर दैट यहां पर I2 करंट चलेगी और यहां पर इस रेजिस्टेंस में I4 और इस रेजिस्टेंस में I3 करंट। तो अब आप ध्यान से देखो कि R3, R4 और R2 जो है, इन तीनों का जो फर्स्ट एंड है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। जो सभी का जो फर्स्ट एंड है वो B पॉइंट पर कनेक्ट है, और इनका जो लास्ट एंड है वो मान लो C पॉइंट पर कनेक्ट है। R2, R4 और R3 का जो लास्ट या फर्स्ट एंड जो है वो C पॉइंट पे कनेक्ट है। तो यानी कि R2, R3 और R4 जो हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और यहां से भी हमें एक चीज दिखती है कि R2 में से I2 करंट फ्लो कर रही है, R4 में से I4 और R3 में से I3 करंट। तो तीनों में डिफरेंट करंट है, तो ऑब्वियसली ये पैरेलल में है। तो R3, R4 एंड R2 आर इन पैरेलल। तो वी कैन राइट 1 अपॉन में R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। तो 1 अपॉन R2 और R3 की वैल्यू सेम है, दैट इज 1 अपॉन 15, या इसको हम लिख देंगे 2 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन में 30। तो 1 अपॉन में 30, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 30। 15 to the 30, that is 4 plus 1, that is 5 upon में 30, that is 1 upon में 6, और R पैरेलल की जो वैल्यू है वो 6 ओम हमारे पास आ गई। यानी कि ये जो सारी रेजिस्टेंस हैं इनकी वैल्यू 6 ओम है, that is 6 ओम। अब ये किसके साथ कनेक्ट है? R1 के साथ, R1, और पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप ध्यान से देखो R1 और 6 ओम एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट हैं, तो RS की जो वैल्यू हम लिखेंगे R1 प्लस 6 ओम, दैट इज 4 प्लस 6, दैट इज 10 ओम। तो नेट जो रेजिस्टेंस है सर्किट की, इस पूरे सर्किट की, वो 10 ओम आ गई। अब इसने कहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। यहां पर जो I1 है वो टोटल करंट है सर्किट की, क्योंकि यहां पर बैटरी जो है वो I1 करंट को फ्लो करवा रही है। तो यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 करंट फ्लो कर रही है, और बैटरी की जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। तो हम टोटल इसको निकाल सकते हैं करंट को, सॉरी हाँ, I1 की जो वैल्यू है दैट इज V अपॉन में R, टोटल वोल्टेज दैट इज 10 वोल्ट, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 10 ओम, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो I1 की जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर आ गई। अब हमने I2, I3 और I4 को कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हमें R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, फिर 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, तभी हम इस पिछले I1 और I2 और I3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट। I1 की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज I1 हमने 1 एम्पियर निकाली है, तो R1 दैट इज वोल्टेज अक्रॉस R1, ये R1 और 6 वोल्ट 6 ओम जो हैं वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो RV1 इज इक्वल टू I R1 के, I1 R1 के।
I1 की जो वैल्यू है दैट विल बी 1 और R1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 4। तो V1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 वोल्ट। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट है। बाकी इस 6 ओम के पास हमारे पास 6 वोल्ट बच गई। अगर आपने कैलकुलेट करना है तो V2 की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर लो, I इंटू में 6, I1 इंटू में 6, दैट इज 1 इंटू में 6, दैट इज 6 वोल्ट। तो दोनों तरीकों से हमने वेरीफाई करके इसको चेकआउट कर लिया। अब 6 ओम जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है R2, R3 और R4 का। तो यानी कि इस लाइन की वोल्टेज 6 वोल्ट है, सी बी लाइन की वोल्टेज भी 6 वोल्ट होगी और सी एफ पॉइंट की जो वोल्टेज है वो भी 6 वोल्ट होगी, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो अब हम यहां पर इजीली करंट को मेजर कर सकते हैं। तो I3 की जो वैल्यू है दैट इज V अपॉन में R3 के, V अपॉन R3। अब V की जो वैल्यू है दैट इज 6 वोल्ट और R3 की जो वैल्यू है दैट इज 15 ओम। तो ये हमारे पास आ गया 3 से चला जाएगा 2 एंड 5, 2/5 एम्पियर। अब उसी तरह से हम I4 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। I4 इज इक्वल टू V अपॉन में R4, 6 अपॉन में R4 की जो वैल्यू है दैट इज 30, दैट इज 1 अपॉन में 5 एम्पियर। और अब हमारे पास बच गई I2 को कैलकुलेट करना। तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R2, 6 अपॉन में R2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 एम्पियर, सॉरी 15 ओम। तो ये हमारे पास आ गया 2/5 एम्पियर। अब मैंने चेक करना है कि I2, I3 और I4 जो मैंने कैलकुलेट करी हैं क्या ये ठीक वैल्यूज हैं। तो इन तीनों का जो सम है दैट मस्ट बी इक्वल टू I1 के, क्योंकि I1 जो है वो सेपरेट होके I2, I3 और I4 में कन्वर्ट हुआ है। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। चेक कर लो, तो 2 3 और 2 5, दैट इज 5 अपॉन 5, 1 एम्पियर। यानी कि हमने जो वैल्यूज निकाली हैं करंट की दे आर। क्वेश्चन इज फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। कि हमारे पास एक तरह से कॉम्बिनेशंस दिया है रेजिस्टेंसेस का और हमने नेट रेजिस्टेंस निकालनी है ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में। आपको कभी भी इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आपने नेट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो उन दो पॉइंट्स को आप एक फिक्टिशियस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, यानी कि एक इमेजिनरी बैटरी उनके साथ कनेक्ट कर दो। अगर आपसे कहा जाता है ए और बी के बीच में निकालनी है रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, तो आप ए और बी को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे। हमें यहां पर कहा गया है कि ए और सी के बीच में हमने नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो मैं ए टर्मिनल को और सी टर्मिनल को बैटरी के साथ एक इमेजिनरी बैटरी हम यहां पर ले लेंगे, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब थोड़ा सा हम करंट का देख लेते हैं कि फ्लो किस तरह से होगा और उस हिसाब से फिर हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज पैरेलल में अरेंज करेंगे। अब यहां से करंट आई चलना स्टार्ट हुआ, मान लो, तो ए पॉइंट पे पहुंचते ही यहां पर भी आई करंट हो गया। यहां पर मान लो आगे I1 करंट मूव कर गया और यहां पर I माइनस I1 करंट मूव कर जाता है। और
इस पॉइंट पे आके I माइनस I1 करंट दो पॉइंट्स में डिवाइड हो गया, या इसको I2 करंट लेके चलो, से दिस इज I2 करंट, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया करंट I1 और I2। तो जैसे ही I2 करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा, मान लो D से E और F, तो F पॉइंट पर ये अगेन दो पार्ट्स में बट जाएगा। एक करंट इस साइड मूव करेगा C की तरफ और एक करंट D की तरफ, पर D की तरफ तो कोई भी हमारे पास बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो इसका लेने का कोई भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलेगा। तो यहां पर तो हमने बैटरी कनेक्ट ही नहीं करी है, यानी कि लो पोटेंशियल है ही नहीं, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस इररिलेवेंट है, इसको लेके हमें कोई फायदा नहीं है। उसी तरह से यहां पर जो करंट है, मान लो I1 माइनस, यहां पे मान लो करंट हम सपोज कर लेते हैं I3 इस आर्म के अंदर, और यहां पर जो करंट आगे की तरफ जाएगा दैट इज I1 माइनस I3, जो करंट जाएगा वो अगेन यूजलेस है, क्योंकि बी पॉइंट को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करा है, तो लो पोटेंशियल यहां क्रिएट ही नहीं होगा, तो ये साइड लेना भी इररिलेवेंट है। यानी कि कुल मिला के हमारे पास डायग्राम ये बनेगी। अब ए और सी के बीच में हम रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप चेक करोगे, यहां पर I2 करंट गया और यहां पे अब अगेन हमारे पास I1 करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर गया। पहले मैंने इसको डिवाइड कर दिया था आप लोगों को समझाने के लिए, बट इसमें और इसमें सेम करंट फ्लो कर गया, क्योंकि आगे वाली रेजिस्टेंस इररिलेवेंट है। तो अब ये और ये दोनों में सेम करंट है, तो दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होंगी। तो अब मान लो कि दिस इज R1 एंड दिस इज R2, this is R3, R4, R5, R6। तो R4 और R5 जो हैं दे आर इन सीरीज, तो नेट रेजिस्टेंस क्या जाएगी R4 प्लस R5 दैट इज 20 ओम। तो अगर मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूं तो यानी कि अब मेरे पास इस रेजिस्टेंस को हटा देता हूं R4 को, ये रेजिस्टेंस मेरे पास नई जो रेजिस्टेंस आएगी कंबिनेशन ये फॉर्म ले लेगा 20 ओम। अब R2 और R45 जो रेजिस्टेंस है ये दोनों अब देखो यहां पर पैरेलल में है, बट उससे पहले ये भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। I2 करंट इसमें से फ्लो कर रही है, I2 करंट इसमें से भी फ्लो कर रही है, तो R2 और R3 अगेन सीरीज में आ गए। तो R23 जो है दैट इज 10 प्लस 10 दैट इज 20 ओम के। तो यहां पर भी हम इसको हटा देते हैं R3 को, ये सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। अब ये हमारे पास आ गई R23 के बराबर दैट इज 20 ओम के। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के पैरेलल में हैं, तो अब इसको हम मान लेते हैं R23 एंड R45 आर इन पैरेलल। तो 1 अपॉन, इसको हम मान लेते हैं R पैरेलल बराबर है 1/20 प्लस 1/20 बराबर है 2/20 और 1 में 10, तो R पैरेलल की जो वैल्यू है दैट विल बी 10 ओम। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस क्या बन जाएंगी, ये फॉर्मेशन ले लेगी इस तरह की 10 ओम। इन दोनों को कंबाइन करवा के मेरे पास जो नेट रेजिस्टेंस है वो 10 ओम बन गई, और आगे अगेन हमारे पास 10 ओम रेजिस्टेंस आ गई, ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ और ये बैटरी के नेगेटिव के साथ।
अब ये तीनों रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड हैं, सभी में सेम करंट फ्लो करेगा, तो आर एस की जो वैल्यू है दैट इज 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 30 ओम के, दैट इज द नेट